नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि कोई जीव बस कुछ ही हफ्ते जीता है तो कोई सदियों तक। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। या फिर जैसे कौवा और तोता। हाँ। आप देखें तो साइज में लगभग एक जैसे हैं, पर उनकी उम्र में इतना ज्यादा फर्क। हाँ। ये कैसे? बिल्कुल। और आम का पेड़ पीपल के पेड़ जितना लंबा क्यों नहीं जीता? हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे पता चलता है कि हर जीव की ना एक तय जीवन अवधि होती है। मतलब जन्म से लेकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है उसके बीच का समय। सही है। और दिलचस्प बात यह है कि एक कोशिकीय जीवों को अगर छोड़ दें तो कोई भी अमर नहीं है। हाँ, ये तो है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हजारों लाखों सालों से ये धरती इतने सारे अनगिनत पौधों और जानवरों से कैसे भरी हुई है? इसका जवाब है प्रजनन। प्रजनन। बिल्कुल। ये वो जैविक प्रक्रिया है जो प्रजातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखती है, जीवन का जो सिलसिला है वो जारी रखती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। प्रजनन सिर्फ मतलब संतान पैदा करने की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन के चक्र को जन्म, वृद्धि और फिर मृत्यु, इसको गति देता है। अच्छा। और ये पक्का करता है कि प्रजातियां खत्म न हो, विलुप्त न हो। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कोई जीव कैसे प्रजनन करेगा, ये सिर्फ उसकी मर्जी नहीं है। हाँ। ये उसके आसपास के माहौल पर, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी अंदरूनी क्रियाओं और भी कई चीजों पर निर्भर करता है। ओके। तो मोटे तौर पर जैसे आपने कहा, दो मुख्य तरीके हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन, हाँ। जिसमें सिर्फ एक जनक, एक हाँ। पेरेंट ही काफी होता है अपनी बिल्कुल हूबहू कॉपी बनाने के लिए। अच्छा, वो बहू का। हाला। और दूसरा है लैंगिक प्रजनन, जिसमें आमतौर पर दो अलग अलग जनक होते हैं, नर और मादा, और उनके विशेष युग्मक जिन्हें गैमीट्स कहते हैं, उनके मिलने से नई संतान जन्म लेती है, जिसमें जाहिर है दोनों के गुण होते हैं। चलिए अलैंगिक प्रजनन को थोड़ा और समझते हैं। इसमें जैसा आपने कहा, एक अकेला जनक ही संतान पैदा कर सकता है। हाँ। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो संतान पैदा होती है वो सिर्फ एक दूसरे जैसी नहीं होती, बल्कि वो अपने जनक की एकदम सटीक नकल होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। स्रोत इन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन। हाँ, यानी आकार में भी और आनुवंशिक रूप से भी बिल्कुल समान। सुनने में तो ये बहुत कारगर लगता है ना, खासकर उन जीवों के लिए जिनकी बनावट बहुत सरल है, जैसे एक कोशिकीय जीव। हाँ, ये बहुत कारगर है, खासकर तब जब माहौल एक जैसा हो, स्थिर हो, और जो जनक है वो उस माहौल के लिए पूरी तरह से फिट हो। अच्छा। ऐसे में अपनी सटीक कॉपी बनाना ही सबसे तेज और आसान तरीका है अपनी संख्या बढ़ाने का। और इसके तरीके भी बहुत अलग अलग है। जैसे प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं अमीबा, पैरामीशियम। और मोनेरा जगत के जैसे बैक्टीरिया। इनमें तो कोशिका का बढ़ जाना ही प्रजनन है। अच्छा, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है। हाँ, अमीबा और पैरामीशियम में होता है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। द्विखंडन। हाँ, मतलब एक कोशिका बीज से, अब समझ लीजिए, दो बराबर हिस्सों में बंट जाती है और दोनों हिस्से तेजी से बढ़कर नए जीव बन जाते हैं। अरे वाह। यीस्ट जैसे कवक में ये बंटवारा थोड़ा अलग होता है, असमान। एक छोटी सी कली या मुकुल, बड, जनक कोशिका पर बनती है, जो शुरू में तो जुड़ी रहती है पर बाद में अलग होकर नया यीस्ट बन जाती है। इसी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं और ये हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों में भी दिखती है। यानी 1 से 2, 2 से 4, बड़ी तेजी से। और ये सिर्फ इन छोटे माइक्रोस्कोपिक जीवों तक ही सीमित नहीं है ना? कवक और शैवाल जैसे सरल पौधों में भी स्रोत कुछ खास संरचनाओं का जिक्र करते हैं। बिल्कुल। कवक यानी फंगस और शैवाल यानी एल्गी जैसे सरल जीव अक्सर विशेष अलैंगिक चल बीजाणु, मतलब ज़ूस्पोर्स बनाते हैं। ज़ूस्पोर्स, हाँ, ये बहुत छोटी गतिशील संरचनाएं होती हैं जिनमें अक्सर फ्लैजेला लगे होते हैं, जिनसे वो पानी में तैर सकें, जैसे क्लेमाइडोमोनस नाम का शैवाल है। अच्छा। दूसरी तरफ पेनिसिलियम जैसे कवक में कोनिडिया बनते हैं। ये अचल बीजाणु हैं, मतलब चल नहीं सकते और हवा से फैलते हैं। ओके। स्पंज जैसे प्राणियों में अंदरूनी कलिकाएं बनती हैं जिन्हें जेम्यूल्स कहते हैं। ये बड़ी मजबूत होती हैं, खराब परिस्थितियों को झेल सकती हैं। और जब माहौल ठीक होता है तो नया स्पंज बना लेती हैं। ये विविधता दिखाती है कि कैसे सरल जीव भी अपनी संख्या बढ़ाने और फैलने के लिए कितने अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कमाल है प्रकृति की क्रिएटिविटी। सच में। अच्छा, पौधों की दुनिया में भी तो अलैंगिक प्रजनन का एक बहुत जाना पहचाना रूप है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसे कहते हैं।
स्रोत इसे अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार मानते हैं, सही कहा ना? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जिसमें पौधे के फूल या बीज के बजाय उसके किसी कायिक भाग से, मतलब जड़, तना, पत्ती, उससे ही नया पौधा उग जाता है। हाँ, बिल्कुल। कई पौधों में ऐसी संरचनाएं विकसित हुई हैं जो नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। इन्हें कायिक प्रवर्ध या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। हाँ, जैसे घास में दिखने वाले रनर या ऊपरी भूस्तारी। अदरक और केले में प्रकंद होता है। आलू का कंद जिस पर आंखें होती हैं वो असल में कलिकाएं हैं। एक्सेलरी बर्ड्स। हाँ, आलू की आंखें। बिल्कुल। जलकुंभी और पिस्टिया में भूस्तरी होता है। प्याज और लहसुन का बल्ब या फिर ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा जिसे कहते हैं। हाँ, पत्थर चट्टा। उसकी पत्तियों के किनारों पर खांचों से छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं जो जमीन पर गिरकर नया पौधा बना लेती हैं। इन सभी संरचनाओं में नया पौधा पैदा करने की क्षमता होती है। और इसी क्षमता का इस्तेमाल तो बागवान और किसान सदियों से करते आ रहे हैं ना? हाँ, मतलब अपनी पसंद के गुणों वाले पौधों की संख्या तेजी से बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है जिसका जिक्र स्रोतों में बंगाल का आतंक कहकर किया गया है। जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ। हाँ, ये कायिक प्रवर्धन की शक्ति का एक बहुत ही नाटकीय और कह सकते हैं चिंताजनक उदाहरण है। ऐसा क्यों? जलकुंभी, जो एक पानी में उगने वाला खरपतवार है, उसे भारत में उसके सुंदर बैंगनी फूलों और पत्तियों के आकार की वजह से लाया गया था। सजावट के लिए? हाँ। अच्छा। लेकिन ये पौधा कायिक प्रवर्धन से, खासकर अपने भूस्तरीय ऑफसेट के जरिए, इतनी जबरदस्त तेजी से फैलता है कि देखते ही देखते पूरे तालाब या झील को ढक लेता है। एक मोटी चादर सी बिछा देता है। अरे बाप रे। और फिर ये पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। ओहो। जिससे पानी में रहने वाले जीव, खासकर मछलियां, मरने लगती हैं। और इससे छुटकारा पाना भी बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो ये दिखाता है कि अलैंगिक प्रजनन कितना शक्तिशाली हो सकता है ना? खासकर जब किसी प्रजाति को उसके मन का माहौल मिल जाए और उसे रोकने वाला कोई ना हो। बिल्कुल। और ये क्लोन बनाने की रणनीति की एक संभावित कमी को भी दिखाता है कि अगर पर्यावरण बदलता है तो पूरी आबादी एक साथ खतरे में आ सकती है। सही बात है। तो अलैंगिक प्रजनन यानी तेजी, सरलता और क्लोनिंग। लेकिन प्रकृति के पास एक और रास्ता भी है जो शायद ज्यादा जटिल है, धीमा है, पर उसके अपने फायदे हैं। अब आते हैं लैंगिक प्रजनन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या अलग है? लैंगिक प्रजनन में जो मुख्य अंतर है वो ये कि इसमें आमतौर पर 2 जनक शामिल होते हैं, एक नर और एक मादा। ठीक है। ये दोनों विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाते हैं जिन्हें युग्मक या गैमीट्स कहते हैं। नर युग्मक जैसे शुक्राणु या स्पर्म, और मादा युग्मक जैसे अंडाणु या ओवम। इन दोनों युग्मकों के मिलने से, मतलब उनके फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन से, एक नई कोशिका बनती है जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। जाइगोट। हाँ, और यही जाइगोट फिर विकसित होकर नई संतान बनता है। ये पूरी प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन के मुकाबले कहीं ज्यादा विस्तृत है, जटिल है और धीमी भी होती है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है? स्रोत बताते हैं कि इससे जो संतान पैदा होती है वो अपने माँ बाप या भाई बहनों की हूबहू नकल नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उनमें विविधता आती है, वेरिएशन। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है ना? ये विविधता क्यों जरूरी है? देखिए, ये विविधता ही लैंगिक प्रजनन का सबसे बड़ा फायदा है। सोचिए, अगर सारे जीव एक जैसे होंगे, क्लोन की तरह, हाँ। तो पर्यावरण में कोई बदलाव आया, हाँ। मान लीजिए कोई नई बीमारी फैली या तापमान बदल गया, तो क्या होगा? पूरी की पूरी आबादी खतरे में पड़ सकती है, शायद खत्म भी हो जाए। सही। लेकिन अगर आबादी में विविधता है, अलग अलग तरह के जीव हैं, तो संभावना ज्यादा होती है कि कुछ जीव उन बदलावों को झेल जाएंगे। अच्छा। और प्रजाति बची रहेगी। यही विविधता असल में विकास, एवोल्यूशन का आधार बनती है। प्रक्रिया धीमी जरूर है, पर लंबे समय में प्रजाति के बचे रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब लैंगिक प्रजनन करने से पहले जीवों को एक तरह की तैयारी करनी पड़ती होगी। स्रोत किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था का जिक्र करते हैं, ये क्या है? हाँ, लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले सभी जीवों को पहले वृद्धि और परिपक्वता की एक निश्चित अवस्था से गुजरना पड़ता है, जब तक कि वो प्रजनन के लायक न हो जाए। अच्छा। इस अवधि को प्राणियों में किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज कहते हैं और पौधों में कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इस अवस्था की लंबाई अलग अलग जीवों में बहुत अलग होती है। इसी अवस्था के बाद जनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है, जब जीव लैंगिक रूप से प्रजनन कर सकता है। पौधों में ये जनन प्रावस्था कैसे पहचानी जाती है?
और क्या इसमें भी कुछ अनोखी बातें हैं जैसे स्रोत बताते हैं? हाँ, उच्च पौधों में जनन प्रावस्था की शुरुआत आमतौर पर फूल आने से होती है। फूली पौधे के लैंगिक अंग होते हैं। ठीक है। और कुछ पौधों का पुष्पीकरण मतलब फूल आना तो वाकई बहुत अनोखा होता है। जैसे स्रोतों में बताया गया है कि बार्स की कुछ प्रजातियां अपने पूरे जीवन काल में जो 50 से 100 साल तक हो सकता है, 50 से 100 साल? हाँ, उसमें सिर्फ एक ही बार फूल देती हैं। सिर्फ एक बार? सिर्फ एक बार। फिर बड़ी संख्या में फल पैदा करती हैं और उसके बाद मर जाती हैं। अरे! एक और अद्भुत उदाहरण है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे नीलकुरेंजी कहते हैं। नीलकुरेंजी, सुना इसके बारे में। हाँ, ये पौधा हर 12 साल में सिर्फ एक बार फूलता है। हर 12 साल में? जी। स्रोत बताते हैं कि पिछली बार जब ये 2006 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की पहाड़ियों पर खिला था, तो इसने पूरी घाटियों को नीले रंग से ढक दिया था और हजारों पर्यटक इसे देखने आए थे। वाह! ये दिखाता है कि प्रजनन की रणनीतियां कितनी अलग-अलग हो सकती हैं और प्रकृति के चक्रों से कितनी गहराई से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और प्राणियों में, क्या उनमें भी ऐसे चक्र होते हैं? प्राणियों में भी किशोर अवस्था के बाद जनन प्रावस्था आती है और इसके साथ कई शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव भी जुड़े होते हैं। सक्रिय जनन काल के दौरान जो मादा स्तनधारी होती हैं, उनमें चक्रीय बदलाव देखने को मिलते हैं, अंडाशय में, सहायक नलिकाओं में, हार्मोन्स में। अच्छा। नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरण, कुत्ता, बाघ वगैरह, इनमें इन बदलावों के चक्र को मध चक्र या ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ईस्ट्रस साइकिल? हाँ, और प्राइमेट्स जैसे बंदर, एप्स और मनुष्य, इनमें ये ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ओके। इसके अलावा कई जीव केवल खास मौसम में ही प्रजनन करते हैं, जब परिस्थितियां संतान के लिए सबसे अच्छी हों। इन्हें मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। जैसे मेंढक या ज्यादातर पक्षी? हाँ, बिल्कुल। जबकि कुछ अन्य जैसे मनुष्य या पोल्ट्री फार्म में रखी मुर्गियां, हालांकि ये प्राकृतिक नहीं, व्यावसायिक ज्यादा है, वो अपने पूरे जनन काल में प्रजनन के लिए सक्रिय रहते हैं। इन्हें सतत प्रजनक या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। ये सभी चक्र और पैटर्न असल में हार्मोन और पर्यावरण के बीच की जटिल क्रिया का नतीजा है और विकास के दौरान अनुकूलित हुए हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए स्रोत इसे 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं। निषेचन से पहले की घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, हाँ, फिर खुद निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और फिर निषेचन के बाद की घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं, यानी निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें क्या क्या शामिल है? निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 मुख्य प्रक्रियाएं आती हैं। पहला है युग्मकों का बनना, यानी युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। और दूसरा है उन युग्मकों का एक दूसरे के पास पहुंचना, यानी युग्मक स्थानांतरण या गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, पहले युग्मक जनन की बात करते हैं। नर और मादा युग्मों का निर्माण। स्रोत बताते हैं कि ये हमेशा अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब उनमें गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट होता है। बिल्कुल सही। क्या ये युग्मक हमेशा अलग-अलग दिखते हैं, नर और मादा वाले? हमेशा नहीं। कुछ सरल जीवों में, जैसे क्लैडोफोरा नाम का शैवाल है, उसमें नर और मादा युग्मक दिखने में इतने एक जैसे होते हैं कि उनमें फर्क करना मुश्किल होता है। अच्छा। ऐसे युग्मकों को समयुग्मक या आइसोगैमीट्स कहते हैं। आइसोगैमेट्स। हाँ, लेकिन ज्यादातर जीवों में नर और मादा युग्मक आकार में और अक्सर गतिशीलता में भी अलग-अलग होते हैं। इन्हें विषम युग्मक या हेटेरोगैमेट्स कहा जाता है। हेटेरोगैमेट्स, जी। नर युग्मक आमतौर पर छोटा और गतिशील होता है, जिसे पुमनु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक बड़ा होता है, अचल होता है और उसमें भोजन जमा रहता है। इसे अंड या डिंब कहते हैं। जैसे इंसानों में? हाँ, इंसान और फ्यूकस शैवाल इसके अच्छे उदाहरण हैं। और जीवों में नर और मादा अंगों की उपस्थिति के आधार पर भी तो वर्गीकरण होता है। जैसे पौधों में आपने बताया था द्विलिंगी या एकलिंगी। हाँ, ये लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी की विविधता का हिस्सा है। अगर नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे पर पाई जाती हैं, तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रयी, मोनोइशियस। हाँ, जैसे कुकुरबिटा यानी लौकी, कद्दू वगैरह, और नारियल। लेकिन अगर नर फूल और मादा फूल अलग-अलग पौधों पर हो, तो उसे एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी कहते हैं। डायोइशियस। जैसे पपीता,
और खजूर। अच्छा। इसी तरह प्राणियों में भी होता है। अगर एक ही जीव में नर और मादा दोनों जनन अंग मौजूद हों तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट, हाँ जैसे केचुआ। हाँ, केचुआ, स्पंज, जोंक। और अगर नर और मादा अंग अलग अलग जीवों में हो तो वो एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे कॉकरोच, मेंढक और हम इंसान। ये अलग अलग रणनीतियां परागण और निषेचन की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। आपने कहा युग्मक अगुणित हैप्लॉइड N होते हैं, ये बनते कैसे हैं? क्या जनक हमेशा द्विगुणित डिप्लॉइड 2N होता है, मतलब जिसमें क्रोमोसोम के 2 सेट हों? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जनक अगुणित भी हो सकता है और द्विगुणित भी। अच्छा। अगर जनक का शरीर अगुणित है, हैप्लॉइड है, जैसा कि मोनेरा, कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा में होता है, तो युग्मक समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा बनते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है। ओके, N से N मियोसिस द्वारा बनते हैं। मियोसिस। हाँ, इस प्रक्रिया में कुछ विशेष द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मियोसाइट या युग्मक मात्र कोशिका कहते हैं। ये विभाजित होकर 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मतलब 2N से N हो जाती है। अच्छा, आधी हो जाती है। हाँ, और ये अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक प्रजनन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पक्का करता है कि जब 2 युग्मक N और N मिलकर जाइगोट बनाए तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित 2N हो जाए, जो उस प्रजाति के लिए सामान्य है। समझ गया। स्रोतों में एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ जीवों के मायोसाइट 2N और युग्मक N में क्रोमोसोम्स की संख्या बताई गई है, जैसे मनुष्य में 46 और 23, घरेलू मक्खी में 12 और 6, फल मक्खी में 8 और 4। लेकिन एक ऑफियोग्लोसम नाम का फर्न है, उसमें 1260 और 630। हाँ, बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा विविधता, इसका क्या मतलब है? क्या ज्यादा क्रोमोसोम मतलब ज्यादा विकसित जीव? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। गुणसूत्रों की संख्या का जीव की जटिलता या उसके विकास के स्तर से कोई सीधा संबंध नहीं है। अच्छा। जैसा आपने देखा, ऑफियोग्लोसम फर्न, जो इंसान से कहीं ज्यादा सरल पौधा है, उसमें क्रोमोसोम इंसान से कहीं ज्यादा है। ये संख्या बस उस प्रजाति का एक लक्षण है। महत्वपूर्ण ये है कि मियोसिस से ये संख्या युग्मकों में आधी हो जाती है और फर्टिलाइजेशन से फिर से सामान्य 2N हो जाती है। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिरता बनी रहती है। ये विविधता बस जीवन की आनुवंशिक बनावट की जटिलता को दर्शाती है। ठीक है, तो युग्मक बन गए, अब निषेचन के लिए उनका मिलना जरूरी है। ये है युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। ये कैसे होता है? खासकर जब ज्यादातर मामलों में मादा युग्मक स्थिर होती है, चलती नहीं। यहाँ भी प्रकृति ने कई तरीके इजाद किए हैं। ज्यादातर जीवों में नर युग्मक गतिशील होता है, मोटाइल होता है, और उसे चलकर या तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। कुछ सरल जीवों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में इस यात्रा के लिए पानी एक माध्यम का काम करता है। पानी? हाँ, नर युग्मक पानी में छोड़े जाते हैं और तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सोचिए, बहुत सारे नर युग्मक रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं या मादा तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, जाहिर है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा पैदा की जाती है। ओह, हजारों गुना ज्यादा? हाँ, ताकि कम से कम कुछ तो पहुंच जाएं। और बीजीय पौधों में क्या होता है, जैसे फूल वाले पौधे और जिम्नोस्पर्म, उनमें तो नर युग्मक गतिशील नहीं होते हैं ना? सही कहा। बीजीय पौधों में नर युग्मक परागकणों यानी पॉलन ग्रेन्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं। हाँ, पॉलन ग्रेन्स। इन परागकणों को मादा अंग यानी वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन? हाँ, ये हवा से हो सकता है, पानी से, कीड़ों से, पक्षियों या दूसरे जंतुओं से हो सकता है। द्विलिंगी पौधों में जहां नर और मादा अंग पास पास होते हैं, जैसे मटर में, वहां स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन आसान होता है। लेकिन एकलिंगी पौधों या परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले पौधों में परागण एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित होता है और एक पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब? हाँ, ये ट्यूब नर युग्मकों को बीजांड में स्थित मादा युग्मक
यानी अंड कोशिका तक ले जाती है। अच्छा, ट्यूब के जरिए जाते हैं। हाँ, और एकलिंगाश्रय प्राणियों में भी जहां नर और मादा अलग अलग होते हैं, सफल युग्मक स्थानांतरण और निषेचन के लिए विशेष मैथुन क्रियाविधि कॉप्युलेशन विकसित हुई है। ये सब तरीके ये पक्का करते हैं कि युग्मक सफलपूर्वक मिल सकें, जो लैंगिक प्रजनन की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो युग्मकों के बनने और उनके मिलने के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। हाँ, या युग्मक संलयन, सिनगैमी भी कहते हैं इसे। हाँ, यानी नर और मादा युग्मकों का वास्तविक मिलन, जिससे द्विगुणित युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। स्रोत बताते हैं कि ये दो तरह से हो सकता है, बाहरी या आंतरिक, एक्सटर्नल या इंटरनल। हाँ, निषेचन या तो जीव के शरीर के बाहर होता है या अंदर। बाहरी निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज्यादातर जलीय जीवों में पाया जाता है। पानी वाले जीवों में। हाँ, जैसे कि अधिकांश शैवाल, मछलियां और उभयचर जैसे मेंढक। इसमें नर और मादा अपने युग्मक शुक्राणु और अंडाणु एक ही समय पर पानी में छोड़ देते हैं। जहां उनका मिलना होता है, संलयन होता है पानी में ही। हाँ, इसके लिए नर और मादा के बीच अच्छा तालमेल जरूरी होता है। इसमें भी बड़ी संख्या में युग्मक पैदा होते हैं ताकि संलयन की संभावना बढ़ सके। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी ये है कि जो संतानें बनती हैं, जाइगोट और लार्वा, वो बाहरी माहौल में असुरक्षित होती हैं, शिकारियों का निशाना बन सकती हैं। हाँ, ये तो खतरा है। और आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये किन में होता है और इसके क्या फायदे हैं? आंतरिक निषेचन ज्यादातर स्थलीय जीवों में होता है, जैसे कवक, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी, बर्ड्स, स्तनधारी, मैमल्स। हम इंसान भी? हाँ, बिल्कुल। और साथ ही ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जैसे पौधों में भी। इसमें नर युग्मक मादा के शरीर के अंदर पहुंचकर अंड का निषेचन करता है। अच्छा, शरीर के अंदर? हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा। जाइगोट मादा के शरीर के अंदर विकसित होता है या फिर अंडे के अंदर सुरक्षित रहता है। इससे उसे बाहरी खतरों से बचाव मिलता है। इसमें नर युग्मक गतिशील होता है और उसे मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। शुक्राणु तो बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, पर अंडों की संख्या आमतौर पर कम होती है। बीजीय पौधों में, जैसा हमने बात की, अचल नर युग्मक पोलन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। आंतरिक निषेचन संतानों के जीवित रहने की संभावना को काफी बढ़ा देता है। निषेचन की बात करते हुए स्रोत एक और बड़ी दिलचस्प चीज का जिक्र करते हैं, अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या है? क्या ये बिना नर के प्रजनन है, कुछ ऐसा? हाँ, आप कह सकती हैं, ये एक तरह से वैसा ही है। अनिषेक जनन में मादा युग्मक यानी अंडाणु बिना निषेचन के ही, मतलब बिना नर युग्मक के मिले ही, विकसित होकर पूरा जीव बना लेता है। सच में? बिना फर्टिलाइजेशन के? हाँ, ये कुछ जीवों जैसे रोटीफर्स में होता है, कुछ मधुमक्खियों में भी होता है। उनमें जो नर ड्रोन होते हैं वो इसी विधि से बनते हैं। अच्छा। कुछ छिपकलियों में और यहाँ तक कि टर्की जैसे पक्षियों में भी ये पाया जाता है। ये लैंगिक प्रजनन का ही एक तरह का मॉडिफिकेशन है और प्रकृति की विविधता का एक और उदाहरण है कि जीवन को जारी रखने के कितने अलग अलग तरीके विकसित हुए हैं। कमाल है। तो निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, अब शुरू होती है निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें सबसे पहले क्या होता है? निषेचन के बाद सबसे पहली और महत्वपूर्ण घटना है जाइगोट का विकास। ये डिप्लॉयड जाइगोट ही वो कड़ी है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ती है और प्रजाति की निरंतरता पक्की करती है। हाँ। हर लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव का जीवन, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान, इसी एक कोशिका जाइगोट से शुरू होता है। बाहरी निषेचन में जाइगोट बाहरी माध्यम जैसे पानी में बनता है, जबकि आंतरिक निषेचन में मादा के शरीर के अंदर। और इस जाइगोट का भविष्य कैसे तय होता है? ये आगे क्या बनता है? इसका आगे का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि जीव किस तरह का है और उसका पर्यावरण कैसा है। अच्छा। उदाहरण के लिए, कवक और शैवाल में जाइगोट अक्सर अपने चारों ओर एक मोटी दीवार, एक थिक वॉल बना लेता है, जो उसे सूखने और दूसरे नुकसान से बचाती है। इसके बाद वो एक विश्राम काल, रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तभी वो अंकुरित होकर नया जीव बनाता है। लेकिन ज्यादातर जटिल जीवों में जाइगोट तुरंत विकसित होना शुरू कर देता है। इस विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं और इससे भ्रूण, एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट से भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनने की इस प्रक्रिया को
भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस। हाँ, इसमें 2 मुख्य चीजें होती हैं। पहला, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, जिसमें माइटोसिस द्वारा जाइगोट बार-बार विभाजित होकर कोशिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा, कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें ये कोशिकाएं धीरे-धीरे अलग-अलग रूप और काम अपनाकर विशेष ऊतक यानी टिश्यूज और अंग यानी ऑर्गन्स बनाती हैं, जिससे अंततः एक पूरे जीव का शरीर तैयार होता है। प्राणियों में भ्रूण के विकास के आधार पर भी तो वर्गीकरण किया जाता है। अंडप्रजक और सजीव प्रजक, ओविपिरस और विविपिरस। बिल्कुल। जिन प्राणियों में जाइगोट का विकास मादा के शरीर के बाहर अंडों के अंदर होता है, उन्हें अंडप्रजक या ओविपिरस कहते हैं। जैसे सरीसृप और पक्षी। इनके निषेचित अंडे एक सख्त कैल्शियम वाले कवच शेल से ढके होते हैं और पर्यावरण में किसी सुरक्षित जगह पर दिए जाते हैं। हाँ, चिड़िया के अंडे। बिल्कुल। एक निश्चित ऊष्मायन अवधि इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। दूसरी ओर जिन प्राणियों में जाइगोट का विकास मादा के शरीर के अंदर ही होता है और वो सीधे शिशु को जन्म देती हैं, उन्हें सजीव प्रजक या विविपिरस कहते हैं। विविपिरस, जैसे ज्यादातर स्तनधारी मैमल्स। हाँ, ज्यादातर स्तनधारी, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, इसी श्रेणी में आते हैं। तो सजीव प्रजकता का मतलब विविपिरस होने का क्या फायदा है? सजीव प्रजकता में जो विकासशील भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसे मादा के शरीर के अंदर लगातार पोषण और सुरक्षा मिलती रहती है। हाँ, ये तो है। इससे भ्रूण के जीवित रहने की संभावना अंड प्रजकों की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ये भ्रूण की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने का एक ज्यादा विकसित तरीका है। और पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद क्या होता है? उनमें तो अंडे नहीं होते। पुष्पी पौधों में निषेचन के बाद फूल के अंदर कई बदलाव आते हैं। जाइगोट तो भ्रूण में विकसित होता है, जो बीजांड है ओव्यूल, वो विकसित होकर बीज यानी सीड बन जाता है। ओव्यूल से सीड? हाँ, और जो अंडाशय है ओवरी, वो बड़ा होकर फल यानी फ्रूट में बदल जाता है। ओवरी से फ्रूट? अच्छा, हाँ। फूल के बाकी हिस्से जैसे बाह्य दल, पंखुड़ी, सेमेंस आमतौर पर मुरझाकर गिर जाते हैं। हाँ। फल की दीवार, जिसे फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं, वो बीजों की सुरक्षा करती है। जब फल पक जाते हैं और बिखर जाते हैं तो बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं और हर बीज के अंदर अगली पीढ़ी का नन्हा भ्रूण सुरक्षित रहता है, जो सही परिस्थितियां जैसे नमी, ऑक्सीजन, तापमान मिलने पर अंकुरित होकर नया पौधा बना लेता है। तो इस तरह फल और बीज लैंगिक प्रजनन की सफलता और प्रजाति के फैलाव में मदद करते हैं। तो हमने अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन की इस पूरी यात्रा को देखा। अगर हम इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मुख्य एक तरफ अलैंगिक प्रजनन है, जिसका मतलब है तेजी और क्लोन। हाँ। और दूसरी तरफ लैंगिक प्रजनन, जिसका मतलब है जटिलता, धीमापन और विविधता। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सारांश है। अलैंगिक प्रजनन उन जीवों के लिए फायदेमंद है जो स्थिर वातावरण में रहते हैं और वहां अच्छी तरह से ढल चुके हैं। ये उन्हें अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसमें विविधता की कमी है। दूसरी ओर लैंगिक प्रजनन में ज्यादा ऊर्जा लगती है, ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये आनुवांशिक विविधता पैदा करता है, जेनेटिक वेरिएशन, और ये विविधता बदलती दुनिया में प्रजातियों को अनुकूलन, एडेप्टेशन और जीवित रहने का बेहतर मौका देती है। तो ये सिर्फ 2 अलग-अलग तरीके नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन की निरंतरता और विकास के लिए प्रकृति द्वारा अपनाई गई 2 शक्तिशाली रणनीतियां हैं। जीव कितना जटिल है, उसका घर कैसा है, उसका जीवन चक्र कैसा है, ये सब कारक मिलकर तय करते हैं कि कौन सी रणनीति उसके लिए ज्यादा सही रहेगी। आज की इस चर्चा में हमने वाकई जीवन के कई दिलचस्प पहलुओं को छुआ। जीवन अवधि की हैरान करने वाली भिन्नता से लेकर एक कोशिका वाले अमर जीवों तक, हाँ, कुंभी के कहर तक, बांस और नीलकुरेंजी के अनोखे जीवन चक्रों से लेकर अंडों और शिशुओं के जन्म की रणनीतियों तक, ये सब दिखाता है कि जीवन कितना विविध है, कितना अद्भुत है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं, जो स्रोतों में भी उठाया गया है। अच्छा। हमने देखा कि शैवाल और कवक जैसे अपेक्षाकृत सरल जीव जो आमतौर पर अलैंगिक प्रजनन करते हैं, वो अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर या शुरू होने से ठीक पहले लैंगिक प्रजनन की ओर क्यों मुड़ जाते हैं? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है।
सोचिए, जब माहौल मुश्किल हो जाए, तनावपूर्ण हो, अप्रत्याशित हो, तो अचानक से आनुवंशिक विविधता पैदा करना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? पर्यावरण के दबाव और प्रजनन की रणनीति के बीच ये जो गहरा रिश्ता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे चुनौतियां ही शायद नई संभावना और विकास के दरवाजे खोलती हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।